नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत की आत्मा किसान है जो गांव में निवास करते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फूल गोभी की रोपाई पर किसान का अनुभव। आलू खुदाई यंत्र किसानों के लिए है काफी उपयोगी। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी की नर्सरी डाली थी, उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार हैं, तो वो तैयार पौध की रोपाई करने के लिए खेत तैयारी से लेकर रोपाई तक के सभी कार्यों को किस तरह जैसे कि भाई अपन चर्चा कर रहे हैं अब रोपाई की, तो जैसे कि जो भी मौसम होता है उसके अनुसार जो गर्मी होती है मौसम में, तो हम सुबह इसकी लगाई करते हैं। जैसा कि किसान भाइयों जो रोप होता है वो लगभग गोभी का रोप 30 से 35 दिन के आसपास आ जाता है। अपन खेत की हकाई करते हैं। हकाई करने के बाद में उसमें अपन रोटोवेटर चलवा के और उसकी पूरी मिट्टी बारीक करवाते हैं ताकि बारीक हो तो पूरा रोप एक एक दाना पूरा निकल आए। इसके बाद में जो अपन करते हैं वो करने के बाद में फिर उसमें अपन गोबर का खाद डालते हैं। इसके बाद में अपन इसका जो रासायनिक जो खाद होता है अपन उसका उपयोग भी करते हैं। जैसे कि 1 एकड़ का जो अपन बात कर रहे हैं अभी भाइयों, तो वो लगभग 1 बोरी अपनी DAP, 1 बोरी अपना पोटास और 3 बोरी यूरिया खाद, इन्हें मिक्स करके और 1 एकड़ की गोभी के लिए इन्हें रखा जाता है। किसान भाइयों, अभी आपने गोभी की खेती के लिए खेत की तैयारी और खाद्य उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं फूल गोभी की रोपाई तकनीक के बारे में। जैसे किसान भाइयों अपन जैसे रोपा डालते हैं वैसे ही रोपा एक एक करके पौधे को उखाड़ा जाता है। उखाड़ने के बाद में उसे हल्का सा नमी मतलब रखा जाता है। रखने के बाद में जो भी अपन दवाई है उस दवाई को एक बड़े से बर्तन में लेने के बाद में फिर उसमें अपन उसकी जड़ों को डुबाते हैं। डुबाने के बाद में फिर लगाते हैं। उससे क्या होता है नीचे जो भी फफूंद जो वो नहीं लगता। तो किसान भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखें पौधे में। और जो पौधे की जो अपन जो ट्रांसफ़र करते हैं उसकी दूरी लगभग 1 फीट होना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी, कतार से कतार की दूरी 1 फीट होती है। पहले पौधे की अपन इसकी पाल बनाते हैं। पाल बनाने के बाद में हम तो लगभग 6 फीट की पाल बनाते हैं। 6 फीट की पाल के बाद में फिर अपन को पूरा एक सा करा जाता है। एक सा करने के बाद में फिर उसमें 1 दिन पहले पानी छोड़ा जाता है। फिर 1 दिन बाद जो भी मौसम होता है उसके अनुसार जो गर्मी होती है मौसम में, तो हम सुबह इसकी लगाई करते हैं। और सुबह से लेके करीब 8 बजे से 12 बजे तक इसकी रोपाई होती है। पिछले टाइम जैसे 3 से 4 बजे के बाद में शाम को 6 बजे तक इसकी रोपाई कर सकते हैं यदि गर्मी का टेम्परेचर हाई है। तो यदि इसी मौसम में बादल हो जाएं या टेम्परेचर कम रहे तो इसकी अपन रोपाई दिन भर भी किसान भाइयों कर सकते हैं। तो जैसा कि हम खुद का अनुभव बता रहे हैं, जैसे कि हम रोपाई करते हैं तो वो हम सुबह शाम भी करते हैं। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल से आपको अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। 10 से 15 दिन बाद जो अपनी पहली जो होती है निंदाई गुड़ाई के जो समय आता है, तो इसके निंदाई गुड़ाई का जो है अपन खुरपी से भी करते हैं उसकी और खुरपे से भी करते हैं। तो जैसे कि अपन खुरपी से ही यदि लगभग कचरा कम होता है तो खुरपी से ही इसका वो करते हैं। जैसे खेत में जंगली घास, कचरा, नोनिया, चीला ये और चिरपोटा ये जो कचरा होता है, तो जैसे कि अपन जो निदाई से जो करते हैं खुरपी से, वो उसकी विधि बहुत बढ़िया होती है और उसमें एकदम फसल में उठाव दिखता है। भाइयों, जिसकी अपन जो बात कर रहे हैं गोभी की निंदाई की, ये पहली निंदाई जो होती है 15 दिन के आसपास होती है। ये दूसरी निंदाई फिर ये 2 पानी करने के बाद में लगभग 15 से 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, जैसा कि अपन कचरा लगता है
उस हिसाब से अपन उसकी निंदाई कराते हैं। जैसे कि अपनी फसल जो होती है बड़ी हो जाती है तो उसकी निंदाई बैठ के नहीं कर पाते हैं अपन, उसके जो भी कचरा होता है खुरपी से खड़े होकर नोड़ के ही निकाला जाता है। इसके बाद में अपन पानी की बात करते हैं। हम पानी नीचे ज़मीन से ही फेरते हैं, पूरा एक एक पातों में पूरा पानी किया जाता है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो ये 8 से 10 दिन बाद पानी किया जाता है। जैसे कि मौसम का टेम्परेचर अभी धूप थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है फरवरी के महीने में, तो ये पानी इसका जल्दी जल्दी किया जाएगा, जो कि अपन कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जो भी पौधा बड़ा हो जाता है, छाँव हो जाती है, तो पानी फिर थोड़ी दूरी बन जाती है। 10 से 12 दिन लगभग ये वाला पानी चलता है अपना। तो जैसे अपन लगाते हैं रोप तो उसके बाद में एक स्प्रे कीटनाशक का होता है। जो होता है वो सफ़ेद मच्छर, काले मच्छर और हल्की जो छोटी इल्ली होती है तार वाली इल्ली, ये उसके लिए किया जाता है। जो चर्चा अपन ने करी है फूल गोभी की रोपाई को लेके, जो किसान भाई जो मेरे को जो अनुभव था मैंने आपको साझा किया है आपके साथ में। जो भी हमारा अनुभव था मैंने आपको शेयर किया है, और जो भी हो आप भी कीजिए किसान भाइयों। फूल गोभी नमस्कार। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सोइंग दोनों ही काम बहुत टफ होता है, ये लेबर इंटेंसिव होता है और ये काफ़ी मतलब कॉस्टली भी हो जाता है लेबर की कमी की वजह से। तो अगर इसको हम मैकेनाइज कर लें, तो क्यों मैकेनाइज कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है कि अगर आलू को अगर हमें हार्वेस्ट करना है, जो बोलते हैं खुदाई के द्वारा जो हमें निकालना है, उसमें लगभग अगर बात करें प्रति हेक्टेयर हमें 800 घंटे लगाने पड़ेंगे मानव श्रम के द्वारा। तो ये काफ़ी टीडियस हो जाता है और काफ़ी लेंदी भी हो जाता है, टाइम टेकन हो जाता है। तो हम इसके लिए हम किसानों को सजेस्ट करते हैं कि आप मैकेनाइज्ड हों और जितना भी हो सके ट्रैक्टर ऑपरेटेड पोटैटो डिगर को इस्तेमाल में लाएं। आलू की फसल तैयार होने के बाद आलू की खुदाई करने का काम भी काफी मशक्कत वाला होता है, क्योंकि खेतीहर मजदूरों की कमी हर तरफ हो रही है। अगर मजदूर मिलते भी हैं तो उनमें ज्यादातर अकुशल होते हैं और अकुशल मजदूर आलू की खुदाई ठीक से नहीं कर पाते, जिससे काफी आलू कट जाते हैं और मंडी में आलू की कीमत अच्छी नहीं मिल पाती। इसी काम को अगर आलू खोदने वाली मशीन से किया जाए तो कम समय और कम खर्च में अधिक जमीन से आलू की खुदाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि पोटैटो डिगर कितने प्रकार की होती है, तो पहले तो मैं बता दूं कोई भी मशीन मैनुअली ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड होता है। तो मैनुअली ऑपरेटेड जैसे हाथ से हमारा एक ऑपरेटेड होता है जिसमें पावर की या कोई भी डीजल या फ्यूल की इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा जो होता है हमारा एनिमल ड्रोन भी होता है, जिसमें आप 2 बुल्लॉक लगाते हैं और पीछे से आपका जो पोटैटो डिगर है वो काम करता है। और तीसरा जो बोलते हैं ट्रैक्टर ड्रोन पोटैटो डिगर होता है, जिसको आजकल मार्केट में अगर हम बात करें सबसे जो प्रचलित है उसको बोलते हैं पोटैटो डिगर एलिवेटर, जो कि हमारा ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। और ट्रैक्टर का जो लिंकेज होता है 3 पॉइंट लिंकेज, उससे हम कनेक्ट करते हैं और पोटैटो डिगर को चलाते हैं। तो पोटैटो डिगर में हमारे यहाँ जो मुख्य पार्ट होते हैं उसमें मैं बोलूँगी सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है एक रॉड चेन कन्वेयर। दूसरा होता है आपका शॉवेल, जिससे हम गड्ढा करते हैं, लगभग वो थोड़ा वाइड होता है। तो जनरली आपका जो मेड होता है जिसको बोलते हैं रिज, 1 से 2 रिज एक बार में वो खुदाई कर सकते हैं पोटैटो का। तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण अंग होता है उसको बोलते हैं गियर बॉक्स। और चौथा जो होता है हमारा गेज व्हील होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मशीन चलाने के लिए हमें जैसे उसकी जो संचालन जो होती है, जो इसका स्पीड होता है, और जनरली उसकी जो स्पीड होती है वो आपके मिट्टी के नमी पे डिपेंड करता है। तो हम बात करें अगर मिट्टी अगर नम है तो हमें 50 HP का ट्रैक्टर चाहिए होता है उस डिगर को संचालित करने के लिए। अगर ये थोड़ी सूखी है, ड्राई है, तो उसको हम 40 HP से भी हम संचालित कर सकते हैं। मशीन के द्वारा आलू खुदाई करने पर आलू साफ सुथरा भी निकलता है। आलू खुदाई यंत्र को पोटैटो डिगर भी कहते हैं। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा तैयार आलू खुदाई यंत्र एक साथ 2 लाइनों की खुदाई करता है। यंत्र में 2 तलेवार फाल होते हैं जो मिट्टी को काटते हैं। इसमें नीचे एक जालीदार यंत्र भी लगा होता है जो मिट्टी में घुसकर आलू को मिट्टी के अंदर से निकालकर बाहर करता है। इसके साथ ही इस यंत्र पर एक बेड लगा होता है जिस पर आलू जाल के घेरे से निकलकर गिरता है। यह बेड लगातार हिलता रहता है। इस बेड के हिलने से मिट्टी के ढीले टूटकर नीचे गिर जाते हैं
और साफ आलू खेत के मिट्टी की सतह पर गिरता है। इसके बाद मजदूरों की सहायता से आलूओं को बीनकर खेत में जगह जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और आखिर में सभी ढेरों से आलू इकट्ठा करने के बाद एक जगह पर बड़ा ढेरा बना लिया जाता है। तो अगर ट्रैक्टर संचालित डिगर की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि अगर आप ट्रैक्टर द्वारा संचालित अगर डिगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका 1.5 से 3 आवर में घंटे में आपका 1 हेक्टेयर जैसा खुदाई हो सकता है। लेकिन यही देखें आप मैनुअली 800 घंटे लगते हैं प्रति हेक्टेयर के लिए। मतलब आपको अगर एक इंसान 8 घंटे काम करता है तो 10 दिन जैसे लग जाते हैं। तो इस प्रकार से पोटैटो डिगर काम करता है और पोटैटो डिगर में थोड़ा चेन कन्वेयर सिस्टम होता है, तो हमें इसे थोड़ी ग्रीसिंग करने की आवश्यकता होती है नहीं, ताकि ये रस्टिंग ना हो और ये प्रॉपर्ली काम करे। तो हर सीजन में हमें ये देखना होता है कि जब भी आप इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल के बाद इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद इसको प्रॉपर ग्रीसिंग करते हैं और तब उसको हम छोड़ते हैं उसको शेड में। अगर हम बात करें कि पोटैटो डिगर तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पोटैटो डिगर उपलब्ध है उस पर गवर्नमेंट की तरफ से जो का अनुदान देती है और ये अनुदान मतलब आपके अनुसूचित जाति जनजाति के हिसाब से वो चेंज भी होते हैं और सरकार ने काफ़ी इसमें मुहिम भी चलाया लोगों को यांत्रिकरण की तरफ लाने के लिए। तो इस पर काफ़ी अनुदान है, आप इसके प्रति अपना सोच रख सकते हैं, इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो धन्यवाद। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि इस समय गेहूं की फसल द्वितीय सिंचाई अवस्था पर है, अतः यूरिया की अंतिम टाप ड्रेसिंग 20 से 25 किलो नमीयुक्त खेतों में प्रति एकड़ के हिसाब से करें। लहसुन एवं प्याज की फसल में थ्रिप्स के प्रकोप होने का अनुमान है। इसमें पौधे बीच में पीले पड़कर सूखने और सड़ने लगते हैं। बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफॉस दवा 1.25 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करें। आलू के कंदों की बढ़वार के लिए खेतों में बंड बनाएं और पौधों पर मिट्टी अवश्य चढ़ाएं। बादल छाए रहने के कारण चने की फसल में इल्ली का प्रकोप बढ़ सकता है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसकी निगरानी करते रहें और चने में इल्ली के प्रारंभिक नियंत्रण हेतु एकीकृत कीट प्रबंधन जैसे फेरोमोन प्रपंच, प्रकाश प्रपंच या खेतों में पक्षियों के बैठने हेतु खूंटी करना लाभकारी होता है। ग्रीष्मकालीन धान जो नर्सरी अवस्था में है उसका रोपा लगाने के लिए मुख्य खेत तैयार करें और तना छेदक के प्रकोप से बचने के लिए फेरोमोन प्रपंच, प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए मटर, चना, मसूर, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी फसलों में जल प्रबंधन की व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। मक्का की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई का प्रबंधन करें। बादल छाए रहने के कारण साग सब्जियों में एफिड, भटा में फल एवं तना छेदक लगने की संभावना है, अतः किसान भाइयों को सलाह है कि प्रारंभिक कीट नियंत्रण हेतु एकीकृत कीट प्रबंधन का प्रयोग जैसे फेरोमोन प्रपंच, प्रकाश प्रपंच या खेतों में पक्षियों के बैठने हेतु खूंटी करना लाभकारी होता है। ग्रीष्मकालीन सब्जी लगाने हेतु खेतों को तैयार करने का कार्य करें और साथ ही साथ सब्जी के पौधों को थैलों में लगाने का कार्य करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अगेती फसल के लिए थैलों में अग्रिम पौध तैयार करें। आम में बोर आना प्रारंभ हो रहा है तो 50% बोर आने पर आम में 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करें। लगातार पानी देने से बोर पत्तियों में परिवर्तित हो जाता है। संतरे में कोल्ची बीमारी के नियंत्रण के लिए एमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर वृक्ष पर छिड़काव करें। बादल युक्त मौसम रहने पर आम में बोर झड़ने लगता है। नियंत्रण के लिए मटर के आकार के होने पर NAA का 200 ppm के छिड़काव वृक्ष पर करें। इससे फूल झड़ने से बचा सकते हैं। आम के तने का चारों ओर मिलीबग से बचाव के लिए गुड़ाई करने के पूर्व क्लोरपाइरीफास 1.5%
डस्ट प्रति 500 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर गुड़ाई करें और तने के चारों ओर चिपचिपी पट्टी चिपकाएं। नवीन रोपित बागवानी के फलदार पौधों को पाले से बचाव के लिए पौधों को पुआल या घास फूस से ढककर रखें। अधिक उत्पादन के लिए पशुओं को हरा चारा 25 से 30 किलो प्रतिदिन खिलाएं। हरे चारे एवं सूखे चारे का अनुपात 30:1 रखें। चूजे रखने पहले मुर्गियों के खाली शेड को अच्छी तरह साफ करें। बीज को ठीक तरह खुरचकर बाहर निकालें और फिनाइल के घोल से फर्श को धोएं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु साफ दाना हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ मिलाकर खिलाएं और आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और एंटीबायोटिक का समावेश करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोडेहरा, जिला छतरपुर के कृषक नरेश बघेल ने। यह सर्दी के मौसम में बकरियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नरेश बघेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आपको बकरी पालन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। जहाँ अत्यंत ठंडी जगह है वहाँ पे बकरी को प्रोटेक्शन देना पड़ता है कोल्ड वेव से, क्योंकि बकरियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा ठंडी और पानी से उनका बचाव बहुत ही आवश्यक होता है और उनके लिए उनको विशेष व्यवस्था करना पड़ती है। तो जहाँ भी उनको रखा है उसमें एक उचित बिछावन दे करके और खिड़कियों को बंद करके उनको जितनी अधिक ठंड से बचाव किया जा सके वो कराना आवश्यक होता है। किसान भाइयों, सर्दी के मौसम में बकरियों का आवास प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। सर्दी से बचाने के लिए बकरियों को पुराने कपड़े या फिर जूट के बोरे पहना देना चाहिए तथा आवास को सूखा रखना चाहिए। बाड़े की लाल दवा से धुलाई करना चाहिए एवं चूना का छिड़काव करते रहना चाहिए। बकरियों के चारा और पानी पीने वाली नादों को समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। बकरियों का जो आहार होता है वो सामान्यतः बकरी जो है जा करके झाड़ियों की पत्तियाँ, ऐसी झाड़ियाँ जैसे बबूल हैं, सूबबूल है, पीपल है, जामुन है, गूलर है, इस तरह के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ वो खाना पसंद करती हैं। अब सवाल उठता है कि बकरी को हम पत्ती के अलावा और क्या दें। बकरी को दलहनी फसलें पसंद हैं, जैसे बरसीम है, लुसर्न है, अरहर है, इस तरह की चीज़ें उनको दी जाएं तो वो पसंद करती हैं। तो अगर उनको देते भी हैं तो उसके गट्ठे बना के काटे जाएं और उसको ऊपर सामने उसके लटकाया जाए। लटकाने के बाद में बकरी उसको ऊपर से खींच कर खाएगी, वही उसके लिए सबसे उचित तरीका होता है चारा देने का। किसी भी हालत में उनको बहुत ज़्यादा गीली फसल या गीला किया हुआ चारा ना दिया जाए, उनको सूखा भोजन दिया जाए। कोई भी फफूंद लगी हो तो फफूंद रहित ही उनको घास दिया जाए, नहीं तो वो बीमारी के लिए बहुत ससेप्टेबल होती हैं और उनको आंतों की बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। बकरियों को जनरली दाना कोई देता नहीं है, पर फिर भी अगर उनको दाना दिया जाए तो उसका बहुत अच्छा असर आता है और तुरंत दिखता है कि बकरी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। इस मौसम में बकरियों के आहार का प्रबंधन करना जरूरी होता है, जिससे बकरियों का शारीरिक विकास अच्छा बना रहे और बकरी पालन से अधिक लाभ मिल सके। इसके लिए उनके आहार में संतुलित मात्रा में दाना मिश्रण खिलाना चाहिए और स्वच्छ एवं ताज़ा गुनगुना पानी पिलाएं। धूप निकलने पर ही बकरियों को चराने ले जाएं। अधिक ठंड होने पर बकरियों को चराने नहीं ले जाएं। सर्दी के मौसम में बकरियों में विभिन्न प्रकार के रोगों की समस्या आती है, जिसकी वजह से बकरियां कमजोर हो जाती हैं। तो आप कैसे करें बकरियों का रोगों से बचाव, आइए जानते हैं। बकरियों में सामान्य रोग होते हैं, उनके टीकाकरण भी हैं। तो जैसे एक होती है गोट पॉक्स,
उसको चेचक भी कह सकते हैं, बकरियों की चेचक। दूसरी उसकी बीमारी होती है पीपीआर। पीपीआर एक उसकी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर इसका टीका समय पर नहीं लगाया जाए तो बकरी में मौतें बहुत होती हैं। इसके अलावा एंटेरोटॉक्सीमिया, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है जिससे भी बहुत नुकसान होता है। इन सब के टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। और यदि बकरी में कोई भी इस प्रकार की बीमारी होती है तो पास के पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय में इसका इलाज कराया जाए। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बिजली फूल की खेती कर रहे एक सफल किसान से मुलाकात। भूसे को यूरिया से करें उपचारित और बनाए पौष्टिक। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता की टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।